तो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सभी। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हमारी ये क्लास बीएड सेकंड ईयर की है, जिसके अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा है वह पेपर 3 का टॉपिक है, वैदिक कालीन शिक्षा या प्राचीन भारतीय शिक्षा। तो इस टॉपिक में आज हम जानेंगे वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं क्या हैं और इसके सिद्धांत के बारे में। और पिछली जो हमारी क्लास हुई है उसमें वैदिक कालीन शिक्षा के अर्थ और उसका उद्देश्य हमने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले जानिएगा वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं क्या हैं। तो हमारी जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली है, जिसे हम वैदिक शिक्षा प्रणाली या वैदिक कालीन शिक्षा कह सकते हैं, तो इसमें कुछ ऐसी विशेषताएं पाई जाती हैं जो उस समय के समाज में किसी भी देश में नहीं पाई जाती थी। यानी कि उस समय ऐसी शिक्षा प्रणाली किसी भी देश में नहीं थी। तो जब इस तरीके की शिक्षा प्रणाली थी तो यह शिक्षा प्रणाली जो है ये युगों युगों तक हमेशा ही अनुकरणीय कही जा सकती है। और क्योंकि इसी शिक्षा का अनुकरण सभी देश कर रहे हैं और आज भी इसका हम अनुकरण कर रहे हैं, तो ये क्या है, अनुकरणीय कही जा सकती है। और आज संसार के सभी देशों में जो शिक्षा प्रणालियाँ प्रचलित हैं, जो चल रही हैं, जो शिक्षा प्रणाली आप देख रहे हो, ये क्या है, ये प्राचीन शिक्षा प्रणाली की तुलना में बहुत ही हल्की प्रतीत होती है। यानी कि सिर्फ उसका एक आईना मात्र है, बिल्कुल उसके बराबर अभी भी नहीं है। तो वह शिक्षा प्रणाली बहुत ही विशिष्ट थी और बहुत ही अच्छी प्रणाली मानी जाती थी। डॉक्टर एफ.ई. केई के शब्दों में यहाँ पर कहा गया है कि महान उद्देश्यों और आदर्शों की प्राप्ति के लिए वैदिक कालीन शिक्षा शास्त्रियों ने लिखा है कि जिस विशिष्ट प्रणाली का निर्माण किया गया था उसके बिना साम्राज्य के उत्थान एवं पतन एवं समाज में परिवर्तनों से प्रभावित हुए इन सहस्त्र वर्षों के बाद भी हमारे देश की शिक्षा की ज्योति को प्रज्वलित रखा है। कहने का मतलब ये है कि वैदिक कालीन शिक्षा को आज भी हमारे समाज में, हमारे देश में बहुत ही अच्छे से संजोई जा रही है। वह शिक्षा अभी भी संरक्षित है और अभी भी वह क्या है, शिक्षा की ज्योति को प्रज्वलित रखा है, बहुत ही अच्छे से संजोए रखा है। तो ये कहने का मतलब है। आगे देखिएगा, यहाँ पर जो पहली विशेषता या पहला सिद्धांत आप कह सकते हैं गुरुकुल प्रणाली का। क्योंकि वैदिक कालीन शिक्षा में जो आज के समय में विद्यालय होते हैं, बच्चे विद्यालय में जाकर शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो तब के समय में क्या होता था, गुरुकुल हुआ करते थे। बच्चे गुरुकुल में जा करके अपनी शिक्षा को प्राप्त करते थे और वहाँ पर ऐसा कोई व्यवस्था नहीं थी कि बच्चे डेली अपने घर चले आएंगे या फिर डेली जाएंगे। तो ऐसी व्यवस्था नहीं थी। बच्चे जब उनका उपनयन संस्कार हो जाता था, तो उपनयन संस्कार कब होता था, 8 वर्ष के बाद। बच्चे जब 8 वर्ष के होते थे तब उनका उपनयन संस्कार कर दिया जाता था और उनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के पास ही भेज दिया जाता था। जब बच्चे वहां पहुंच जाते थे बालक, तब वहां पहुंचकर वे अंतेवासी अथवा गुरुकुलवासी कहलाते थे और वह विद्यार्थी अपने गुरु के चरणों में बैठ करके शिक्षा को प्राप्त करते थे। देखिए, यहाँ पर एक लाइन लिखी गई है रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार। देखिएगा, ये लाइन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि भारतीय संस्कृति का निर्माण जो है वो नगरों नहीं बल्कि वन प्रांतीय आश्रमों में ही हुआ था। तो ये लाइन आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कौन सा कथन कहा गया है, या फिर ये कथन दे दिया जाएगा और आपको नीचे कई सारे ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। अब आगे देखिएगा, ये जो गुरुकुल होते थे ये जन कोलाहल से, यानी कि काफ़ी जो शोर शराबे वाली जगह होती थी, नगरों से दूर, गांवों से दूर, काफ़ी शांति प्रिय स्थानों में बनाए जाते थे। प्रकृति जहाँ पर हो और जहाँ का वातावरण काफ़ी शांति प्रिय हो, वहाँ ये गुरुकुल बनाए जाते थे। लेकिन नगरों और गाँवों से बहुत ज़्यादा दूर नहीं होते थे। अगर ये काफ़ी ज़्यादा दूर बनाए जाते तो वहाँ खाद्य सामग्रियों का अभाव हो जाने पर वहाँ पर कठिनाई भी होती, क्योंकि खाद्य सामग्री का होना भी आवश्यक था। तो यह निश्चित है कि गुरु गृह में रहकर जो है बच्चे अपनी शिक्षा को प्राप्त करते थे और गुरुओं से काफ़ी कुछ वो सीख लेते थे, क्योंकि 100% गुरुओं का ही अनुकरण करते थे। जो उनके गुरु करते थे सेम वैसे ही वहाँ के जो बच्चे थे या शिष्य थे वे अपने गुरु का अनुकरण करके, यानी कि देख देख करके चीज़ों को सीख लेते थे और उनको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन
पालन भी करना होता था, जैसे कि वो मॉर्निंग में जो है वो अपने गुरु से पहले उठते और सारे गुरुकुल की सेवा करते या फिर साफ़ सफाई करते, अपने गुरु की सेवा करते, उनके खाने पीने की व्यवस्था करते। तो इस तरीके से उनको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होता था। भिक्षा मांगने की प्रणाली भी थी। तो आगे हम यहाँ पर देखेंगे, पहली ये विशेषता है। अगला देखिएगा, अगला क्या है, उपनयन संस्कार का काफ़ी महत्व था। जैसे कि हमने देखा कि वैदिक काल में उपनयन संस्कार का बड़ा महत्व है। बिना इस संस्कार के बालक अपना अध्ययन कार्य ही आरंभ नहीं कर सकता था। जब बच्चा 8 वर्ष का हो जाता, या कहीं कहीं पर आपको किसी किसी किताबों में 5 वर्ष भी या 4 वर्ष देखने को मिलेगा, तो देखिए निश्चित जो है 8 वर्ष है। बच्चा 8 वर्ष का जब हो जाता था तब उसे उपनयन संस्कार उसका किया जाता। उपनयन संस्कार के बाद ही उसकी शिक्षा प्रारंभ होती थी। यह संस्कार विद्या आरंभ के लिए काफ़ी आवश्यक था और उपनयन संस्कार के पहले बालक शूद्र समझा जाता था और उपनयन हो जाने के बाद उसे नया जीवन मिलता, उसका नया जीवन शुरू होता और अब उसे द्विज कहकर पुकारा जाता। जब उसका उपनयन संस्कार हो जाता था किसी बालक का तो उसे द्विज कहा जाता था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और आज विद्यालयों में बालक के प्रवेश पाने पर यह संस्कार नहीं किया जाता है, लेकिन यह है कि आज भी एक समय सीमा तो है ही कि बच्चे 4 या 5 साल के जब हो जाते हैं, वर्ष के हो जाते हैं, तभी उनका एडमिशन करवाया जाता है। लेकिन तब के समय में यह संस्कार करवाया जाता था, उनका बाल मुड़वाया जाता था, उन्हें पीले वस्त्र पहनने होते थे, इस तरह की चीज़ें अपनाई जाती थी। अगला देखिएगा, ब्रह्मचर्य जीवन पर विशेष बल दिया जाता था कि बच्चों को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, आत्मसंयम रखना है, उनको इंद्रियों पर अपने कंट्रोल करना है और जो है आदर्शों, जो जीवन के आदर्श हैं उनको मान कर चलना है। प्रत्येक विद्यार्थी ये करता था, जैसे कि स्पर्श करना स्त्रियों को या देखना, ये सब बहुत दूर की बातें थी। एक कारण और भी था कि छात्रों का वातावरण जो है वो बहुत ही सादा होता था, बहुत ही अच्छा वातावरण होता था और पवित्रता होती थी सभी चीज़ों में। उनके मस्तिष्क में कभी भी गलत चीज़ें आने ही नहीं दिया जाता था, ऐसा वातावरण वहाँ का होता था। विद्यार्थी 25 वर्ष तक की जो अवस्था है तब तक वह सामान्यतः ब्रह्मचारी रहकर ही गुरु गृह में रहता था, यानी कि गुरुकुल में रहता था और शिक्षा कार्य समाप्त होने के बाद वह अपने घर जाता और उसके बाद वह विवाह करता, फिर उसके बाद गृहस्थ जीवन उसका स्टार्ट हो जाता। तो इस तरीके से ब्रह्मचर्य जीवन जो था, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन हर एक बालक को करना होता था जो गुरुकुल में जाते थे। अगली विशेषता क्या है कि उचित समय पर शिक्षा का शुभारंभ करना। एक उचित समय होता था तभी शिक्षा आरंभ हो सकती थी। उपनयन संस्कार के बाद ही एक उत्तम अवस्था मानी जाती है। जैसे कि देखिए, वैदिक काल में 5 से 8 वर्ष की अवस्था में उपनयन संस्कार करने के बाद शिक्षा को आरंभ किया जाता। डॉक्टर अल्तेकर ने यहाँ पर एक लाइन लिखी है कि प्राचीन भारतीय समझते थे कि यदि शिक्षा आरंभ करने में देरी किया जाता है तो उसके अच्छे परिणाम नहीं निकल सकते हैं। इसलिए एक टाइम पीरियड होता था जहाँ पर बच्चे की जो शिक्षा है वो आरंभ कर दी जाती थी, 5 से लेकर 8 वर्ष के बीच तक। अगला क्या है, व्यवहारिक तथा पूर्ण शिक्षा पर बल दिया जाता था। वैदिक कालीन शिक्षा केवल पुस्तकीय ही नहीं थी कि भाई बच्चे सिर्फ किताबी ज्ञान ही ले लेंगे, ऐसा नहीं था। उनको आध्यात्मिक विकास उनका नहीं किया जाता था, बल्कि आध्यात्मिक के साथ साथ उनका नैतिक विकास हो, उनका मानसिक विकास हो, यानी कि सर्वांगीण विकास पर उनके बल दिया जाता था। उनका व्यवहारिक विकास अच्छा हो सके, साथ ही साथ उनके शिक्षा पर भी बल दिया जाता, क्रियात्मक शिक्षा पर। डॉक्टर अल्तेकर का कहना है कि वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य अनेक विषयों का साधारण ज्ञान प्राप्त करना नहीं था, बल्कि उसका आदर्श विभिन्न क्षेत्रों में दक्ष बनाना था। कि बच्चा जो है सिर्फ जो किताबी ज्ञान है उसी को ना जाने, उसके अलावा और भी जो बाहरी ज्ञान है और भी जो व्यवहारिक ज्ञान है उसको भी जाने, तो इस पर बल दिया जाता था। अगला है, गुरु शिष्य का संबंध पिता पुत्र के समान होता था, यानी कि गुरु अपने शिष्य की बात जो है वो बहुत अच्छे से मानता था। उनका जो उनके मतलब आज्ञा उनकी होती थी उसका पालन करता था बड़े ही आदर के साथ।
और आजकल गुरु और शिष्य के संबंधों में बहुत बड़ी कमी आ रही है, मतलब पिता पुत्र तो छोड़ ही दीजिए, तो आप सभी जानते हैं। तो तब के समय में वैदिक कालीन शिक्षा में क्या होता था, गुरु और शिष्य का संबंध पिता और पुत्र के समान रहता था। गुरु का कोई काम है तो वो शिष्य कर देता, शिष्य की कोई ज़रूरतें हैं या फिर उनकी कोई भी समस्या है तो वह गुरु हल कर देता था। तो इस तरीके से वहाँ पर होता था। आगे देखिएगा, भिक्षावृत्ति की प्रथा थी वैदिक कालीन शिक्षा में। भिक्षावृत्ति यानी कि वैगिंग सिस्टम था, वहाँ पर भिक्षा मांगने की प्रथा थी। बच्चे क्या करते थे, बालक जो आश्रम में होते थे वे शिक्षा प्राप्त करने के बाद क्या करते थे, भिक्षा भी मांगते थे। भिक्षा मांगने से उनके गुरु और उनका भरण पोषण भिक्षा के द्वारा ही होता था। अगला देखिएगा, सार्वजनिक एवं निःशुल्क शिक्षा थी, यानी कि शिक्षा वहाँ पर वैदिक काल में सभी के लिए थी और निःशुल्क थी, कोई भी फीस नहीं ली जाती थी। चाहे कोई भी पुरुष हो समाज का, स्त्री हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य, सबको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। हर किसी को समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने का वहाँ पर अवसर मिलता था, क्योंकि उस समय की शिक्षा निःशुल्क भी थी, कोई फीस तो ली नहीं जाती थी। इस तरीके से धनी और गरीब सभी लोग शिक्षा को प्राप्त कर सकते थे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर थी कि जब शिक्षा समाप्त हो जाती थी तब जो शिष्य थे वे अपने अनुसार अपने गुरुदेव को दक्षिणा दे सकते थे, चाहे वो दक्षिणा में कुछ भी देना चाहें वो दे सकते थे। तो इस तरीके से वहाँ पर नियम अपनाए जाते थे। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी, चीज़ें समझ में आई तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।